बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। प्रॉफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का पैनामा के हवाले से चौंका देने वाले फैसले का इंदिया। पैनामा केस में ऐसा फैसला देंगे जो कि सदियों तक याद रखा जाएगा। पैनामा केस बेंच के अहम रुकन जस्टिस एजाज अफजल के ऑरेंज ट्रेन केस की समाअत के दौरान पैनामा केस के फैसले के बारे निमाक से कौम को नई उम्मीद बन चुकी है। क्या शरीफ खानदान पैनामा केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जद में आने वाला है? डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो कुछ बात करेंगे के इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक। कराची के अवाम की जेबों पर 65 अरब के डाके को विफाकी हुकूमत ने जायज करार दे दिया। वजारत पानी और बिजली ने के इलेक्ट्रिक पर संगीन इल्जामात आयद किए थे कि के इलेक्ट्रिक ने कराची की अवाम से 65 अरब रुपए के जायद बिल वसूल किए, मगर 65 अरब रुपए के जायद बिल्स की वसूली को नेपरा ने पुरस्कार हालात में जायज करार दे दिया है। इस स्कैंडल से मुताल्लिक जो चौंका देने वाली कहानी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। किस तरह से विफाकी हुकूमत का एक इदारा के इलेक्ट्रिक को लूटने का जिम्मेदार जबकि दूसरे ने इसे क्लीन चिट दे दी है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की बात करेंगे कि नारे सादगी के मगर अखराजात बेहद शाहाना। पंजाब असम्बली की तज़ीन और आयश के लिए बर्मा से महंगी तरीन लकड़ी दरामद। परवेज इलाही के दौर में खरीदी जाने वाली लग्जरी गाड़ियों को नीलाम करने का ऐलान करने वाले मौजूदा खादमे आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने सूबाई सेक्रेटरीज और सूबाई वुज़रा के लिए 6 करोड़ रुपए की 30 नई लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया। तालीम, सेहत और साफ पानी समेत दीगर अहम मंसूबे हैं जिनके लिए फंड्स की कमी के बहाने बनाकर उन्हें बंद कर दिया गया, रोक दिया गया, मगर पंजाब के ज़कूटा जिनों की अयाशियों को पूरा करने के लिए खजाने के दहाने खोल दिए गए। पिछले 15 साल से पीटीवी की जानिब से फनकारों, मौसीकारों और लिखारियों का भी इस्तेहसाल जारी है। गरीब फनकार कसम पुरसी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। पीटीवी ने अब तक कितने फनकारों, मौसीकारों और लिखारियों के कितने पैसे अदा करने हैं, इसकी भी हम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ बात करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में होने वाले लिटरेरी कार्निवल के आगाज से मुताल्लिक। इस यूनिवर्सिटी ने अदब की खिदमत के लिए नई रवायात का आगाज भी किया है। अदब दोस्ती किसके लिए कैसा पैगाम है, कितना अच्छा साबित होगा, डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन आमिर साहब, सबसे पहले ऑरेंज ट्रेन केस से मुतालिक आज बात हो रही थी तो एजाज अफजल साहब ने बड़े खूबसूरत रिमार्क्स और चौंका देने वाले फैसले की जानिब बेंदिया दिया। क्या समझते हैं, पाकिस्तानी तारीख बदलने जा रही है? जी, जस्टिस एजाज अफजल साहब क्योंकि पैनामा केस के जो 5 मेंबर बेंच है उसके मेंबर हैं और उनका ये बयान कि पैनामा केस का ऐसा फैसला देंगे जो सदियों तक याद रखा जाएगा, ये अब जो टीवी पे चल रहे थे सारा दिन स्क्रॉल, तो वो उसको बड़ा सेंसेशनलाइज कर रहे हैं, मगर जो लोग इसको रेगुलरली जाके देखते रहे हैं तो इसका कॉन्टेक्स्ट समझ आता है। और ये भी समझ आती है कि अदालत ने जो इतना टाइम ले रही है और लोगों में बड़ी बेचैनी ज़ाहिर है फैल रही है, हर एक सारी हुकूमत रुकी हुई है, सियासत रुकी हुई है और लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अगले इलेक्शन का भी और शायद मुस्तकबिल का भी फैसला इस केस ने करना है, ये केस ने। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में, उस तनाजुर में देखा जाए तो उनका ये बयान समझ आ जाता है कि आम आदमी के लिए ये केस सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ को फांसी लगनी, यानी फांसी इन अ मेटाफोरिकल सियासी फांसी की बात कर रहा हूँ कि उनको इसमें फारिग किया जाएगा कि नहीं। नवाज शरीफ को आम आदमी सिर्फ इस तनाजुर में देख रहा है, अदालत इस तनाजुर में नहीं देख रही, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का वो बड़ा फैसला है कि आज तक कोई इतना बड़ा फैसला इतनी मीडिया की ग्लेयर में आम आदमी के सामने जो हुआ है कि उनको सिर्फ नवाज शरीफ का फैसला नहीं करना, उनको पूरे सिस्टम का फैसला करना है, उनको पूरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है। क्योंकि इस केस के अंदर जो चीज़ें आश्कार हुई हैं, जो सामने आई हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त जो एक निज़ाम है वो बिल्कुल नंगा होकर सामने आ गया कि वो बिल्कुल जो है ना जंग आलूद हो चुका है, बेकार हो चुका है। तो अदालत पे ये सारा वजन आ गया है कि वो ना सिर्फ के नवाज शरीफ साहब को तो फैसला करेंगे मगर पूरे निज़ाम का भी देंगे। क्योंकि इसके अंदर क्या था, पैनामा है क्या, पैनामा के अंदर ये सामने आई बात कि जनाब नैब
बिल्कुल काम नहीं कर रही है। उन्होंने 20-20 साल से 15-15 साल से बैठे हुए हैं और वो जो पावरफुल आदमी आता है उसकी वो तफ्तीश नहीं करते। हुदैबिया के केस के अंदर मैं नहीं बेचारे जजों पे आ रहा था कि हेल्पलेसनेस नजर आ रही थी कि वो कह रहे हैं कि जनाब इसकी सिर्फ तफ्तीश कर लें। वो कह रहे थे जनाब हम नहीं तफ्तीश करते। जो नैब चेयरमैन है बिल्कुल ओपनली सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच की उन्होंने डिफाइंस की कि अदालत कह रही है कि जनाब इसके अंदर नजर आ रहा है विजिबली के इंसाफ के तकाजे पर। उन्होंने कहा जी नहीं मैं नहीं करता क्योंकि मैं समझता हूं कि नहीं होनी चाहिए। नैब आ गई। FIA ये 15 साल से ये हुदैबिया का केस चल रहा है, उसकी जो FIA के रिपोर्ट आ चुकी है, क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। पुलिस जाहिर है इंस्पेक्शन पुलिस तो आती नहीं किसी खाते में, और मुश्ताक हुज़ैरा साहब जो रह गई है वो उसी तरह भी बंद करके जा रहे हैं जो है। उसके बाद आपके इनकम टैक्स लॉज बेकार हैं, बड़े आदमी के लिए नहीं है। एंटी करप्शन लॉज बेकार हैं। ये तो सिस्टम के गंदे होने के वो आए हैं। तो अदालत ने ये जो टाइम लगा रहे हैं वो बैठ के इन तमाम चीज़ों की निशानदेही भी करके जाएंगे और हमारी उम्मीद है कि रिकमेंडेशंस भी देके जाएंगे ठीक क्या करना है। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब पे जो ये केस उनसे रजिस्टर हुआ कि आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, 3 टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री है, उनका टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर और पावर में रहने का पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। अभी ना बेनज़ीर साहबा का ना भुट्टो साहब का किसी का इतना टेन्योर नहीं है कि 3 साल का मिलाए जलाए तो ये 4 साल 3 साल और ये मिला के 10-11 साल उनके बन जाते हैं कि 11 साल के डिक्टेटर ज़ियाउल हक साहब से भी अब उनका टाइम मिलना शुरू हो गया। इतना ज़्यादा हुकूमत में रहे हैं, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर, एंड येट उसके बावजूद हमें नहीं पता कि जनाब उनका कारोबार कैसे चलता है। ये जो कतरी खातों वाला वाक़या आया कि हमें 35 साल उनकी सियासत में होने के बाद अब पता चल रहा है कि हो इनके तो कतरी पार्टनर भी होते थे और कतर में पैसे जाते थे। सवालात आए सामने जिसका कोई जवाब नहीं आया कि ये किस तरह टैक्स का निज़ाम चलता था, ये किस तरह अपनी जो है डीलिंग्स बिजनेस डीलिंग्स कैसे करते थे। और 93 के अंदर ये सवाल आया कि जनाब ये कानून बनाए जब जा रहे थे कि बाहर जिस तरह मर्जी पैसा ले जाओ आओ, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी ये थे। ये सवाल आए। बात यह है कि दुनिया के किसी महज़ब मुआशरे के अंदर जब कोई प्राइम मिनिस्टर या सदर एग्जेक्टिव है बढ़ता है, लोगों को उसके बच्चों के नामों से लेके कि ये क्या क्या कुछ करता रहे सब कुछ सामने आ जाता है। और यहाँ पे एक है कि हम कहने को जमहूरियत कहते हैं, 35 साल में हमें नहीं पता कि जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर का कारोबार क्या था, उनके पार्टनर्स क्या थे, किस तरीके से वो अपने टैक्स फाइल करते थे, कितना फाइल करते थे। और वो सवाल सामने इस केस के जरिए आए और मीडिया ग्लेयर में आए। तो ये इस केस के जरिए पाकिस्तान का सारा मैं समझता हूँ निज़ाम सामने एक तो आ गया, एक तो ये पहलू। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग ये बड़ी बहस करते हैं कि जनाब क्या फैसला आएगा। हमने मेरा ख्याल प्रोग्राम के जिस दिन ये अदालत का केस प्रोसीडिंग्स बंद हुई थी अगले दिन हमने इस प्रोग्राम में कहा है, हम रिपीट कर देते हैं कि जो चीज़ें अदालत के अंदर साफ हैं कि जो होने वाली हैं कि जुडिशल मिनिमम जो कि खुद गवर्नमेंट के नून लीग के वकीलों ने और इनके अटॉर्नी जनरल ने गवर्नमेंट के जो कि गवर्नमेंट के नहीं लग रहे थे, रियासत के नहीं लग रहे थे, वो भी इनके ही वकील लग रहे थे। उन्होंने खुद मांगा हुआ है अदालत से कि जनाब आप तफ्तीश जरूर करवाएं। आप जो है ना उसमें अब तफ्तीश ज़ाहिर है वो हुकूमती इदारों से अदालत ने खुद कहा है कि सेशन कोर्ट तो हमें नहीं जवाब दे रहे थे, सेशन कोर्ट को देंगे। तो मिनिमम जो है ना वो जुडिशल कमीशन और मेरा ख्याल है टाइम बार्ड वो आएगा और हुदैबिया खुलेगा जो है ना। ये अदालत की सारी ऑब्जर्वेशन रही है, सारी कड़ियां खुलेंगी, जिसका मतलब है कि पैनामा 2 स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा मेरा ख्याल है जो सवालात का मैंने जिक्र किया है कि ये सवालात के जवाब नहीं आए, ये कम अज़ कम अदालत ये निशानदेही ज़रूर करेगी कि जनाब हम नवाज शरीफ साहब की सज़ा की मैं बात नहीं कर रहा कि ये सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले, जिसकी बुनियाद पे मेरा ख्याल यहाँ आने वाले 2018 के इलेक्शन तक गंद पड़ा रहेगा। पैनामा 1 के बाद पैनामा 2 स्टार्ट हो जाएगा, ये तो मिनिमम है। बाकी डिस्क्वालिफिकेशन उनकी डी सीट वो होते हैं नहीं होते हैं वो एक अलग बहस है, ये अदालत जानती है, हम नहीं जानते। मगर जो मिनिमम भी आने वाला है वो भी मेरा ख्याल इस पाकिस्तान इस मुल्क का इस सियासत का मुस्तकबिल का फैसला वो करेगा, वही फैसला करेगा। क्लास में आपकी तरफ आऊंगी लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना होगा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो क्लासेस साहब से जानेंगे कि एजाज अफसर साहब, जस्टिस एजाज अफसर साहब ने जो इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं पैनामा के फैसले को लेकर, उसको क्लासेस साहब किस तरह से देखते हैं। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।
के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पैनेमा केस से मुतालिक बात कर रहे हैं। क्लासेस साहब, पैनेमा 2 तो यकीनी तौर पर शुरू होगा, मगर पैनेमा 1 के फैसले से मुतालिक एजाज अफजल साहब ने जो रिमार्क्स दिए उनको आप किस जाविये से देख रहे हैं? आमिर साहब नाराज ना हो जाएं तो मैं आखिरी कमेंट से शुरू करता हूँ ठीक है कि इतनी बड़ी कौम को उम्मीद दिलवाने के बाद यकदम उन्होंने नोज डाइव ली है और आखिर पे असल में इनका कसूर नहीं, हम सारे रिपोर्टर्स जो है ना जर्नलिस्ट हैं, हमारी एज ए रिपोर्टर ट्रेनिंग हो जाती है कि सम टाइम हम जाकर ना बैलेंसिंग फैक्टर एक होता है, हमारी टर्म होती है इस्तेमाल जर्नलिज्म में, कि आपने तमाम पार्टीज़ की जो कंसर्न्स हैं, उनकी ख्वाहिशात हैं, विशेज़ हैं, आपने उनको बैलेंस करना होता है। सो मुझे यही लगा कि आमिर मतीन साहब आखिर पे इनके अंदर का रिपोर्टर जो है ना, इनके एनालिस्ट पे वो आकर डोमिनेंट हो गया है और इन्होंने कहा है कि ना बस आखिर पे मिनिमम जो है कमीशन बनेगा। तो एक्सीलेंसी अगर ये कमीशन बनना था तो 6 महीने फिर इतनी बड़ी उसकी जरूरत नहीं थी, पहले दिन कह देते। हुकूमत तो मांग रही थी कमीशन बनाए। अगर पहला बेंच था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर जहीर जमाली साहब जो है, उन्होंने पहले प्रोसीडिंग की, उन्होंने पूरा कच्चा चट्टा उनके सामने आया, फिर उसके बाद नए चीफ जस्टिस साहब है, उन्होंने नया बेंच बनाया और फिर नया कच्चा चट्टा, बल्कि आप तो अपनी आंखों से जाके बराह रास्त देखते रहे। अगर इतनी सारी महाभारत के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई है, अगर फिर भी कमीशन ही बनाना है तो फिर आमिर साहब मैं तो कोई इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, एहतराम करते हैं जजेस का। लेकिन मेरा ये ख्याल है जो आज जस्टिस साहब ने जो बयान दिया है, और पर्टिकुलरली एक और केस में ऑरेंज ट्रेन केस के हवाले से, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। और जस्टिस एजाज साहब वो हैं जिन्होंने बड़ा, आपको याद होगा, उन्होंने वहाँ पे एक्टिवली, तमाम जजेस का मैं कहूँगा, उन्होंने बड़ा एक्टिवली इस केस को समझा। उन्होंने क्वेश्चंस रेज किए, 2, 4, 10, 15, 20 क्वेश्चन रेज नहीं किए, उन्होंने 65 क्वेश्चंस रेज किए थे, जिनके जवाबात जो हैं वो वहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने नवाज शरीफ साहब या उनके बच्चों को वकील नहीं दे सके। सो मैं पूछना चाहता हूं इस पे कि अगर जो सवालात के जवाबात सुप्रीम कोर्ट के बेंच को नहीं दे सके, वो कमीशन को कहां से देंगे? अगर कमीशन अगर बनाते भी हैं तो उनके पास वो बेहतरीन मौका था कि वो सुप्रीम कोर्ट को वहां पे जाके उनको मुतमिन करते, अपने जो सोर्सेज ऑफ इनकम से उनसे मुतमिन करते, उनको जवाबात से मुतमिन करते। उन्होंने एक अदद वहां पे लेटर निकाला, वो कतरी लेटर था, और जिस पे मजाक बने, जिस पे लतीफे बने, यहाँ पे नहीं बने, प्रोसीडिंग के दौरान बने थे। सो उनका तो मेजर डिफेंस एक ही था जी कि हमने कतर से 12 लाख दिरहम जो लिया था, वो 12 लाख दिरहम को ऐसे पाँव लगे और ऐसे दरख्तों पे वो नोट पूरे अरब के सहरा में फैले, तो उसके बाद हम उनको वहां से निकालते, दुबई से लाते, लंदन में जाके, और डीलिंग्स का हिसाब किताब हमने पूरी मार्बल आर्च के सामने वाली बिल्डिंग खरीद ली। अगर ये मान लिया गया, जो बात जो आमिर वो कह रहे हैं, मतलब सिस्टम की बात कह रहे हैं, अगर ये मान लिया गया कि कतरी खत को बना लिया गया बुनियाद कि हाँ ये वैलिड डॉक्यूमेंट है, ये बिल्कुल ठीक है, तो ये सारा सिस्टम आपका बैठ जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। आपके इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स करेंगे, आपकी जो इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसीज हैं वो कोलैप्स करेगी, आपकी पार्लियामेंट आपकी कोलैप्स करेगी, फिर तो अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। इवन मीडिया जो है, इवन मीडिया ये आपका हिट लेगा बहुत बड़ा। फिर किस चीज़ के हम बैठ के स्टोरीज कर रहे हैं, स्कैंडल्स कर रहे हैं, या हम इनकी इरेगुलरिटी सामने ला रहे हैं, और फिर पाकिस्तान में एक दफ़ा एक यहाँ समझ लिया जाएगा कि बड़े आदमी का एहतसाब नहीं हो सकता। आमिर साहब कह रहे हैं ना कि यहाँ पे सिस्टम ये रॉटन, सिस्टम रॉटन नहीं है, सारे लाज मौजूद हैं, चलाने वाले सारे लाज मौजूद हैं, सारे आपके यहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन भरा हुआ है, ये क्रिमिनल हो, फौजदारी हो, सिविल हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, हर चीज डिटेल से लिखी हुई है। उन्होंने बंदे ऐसे लगा दिए, सिस्टम के ऊपर बिठा दिए, जिन्होंने सिस्टम को इम्पोर्टेंट कर दिया, रिग कर लिया, जो रिग कर लिया है, जो आप कहते रहते हैं, मैनिपुलेट कर लिया है, यूं बांध लिया, जकड़ लिया है। इनके साथ ये जो दावे करते हैं ना कि हमारी करप्शन दिखाएं, ये इसलिए दावे करते हैं कि इन्होंने हर जगह इन्होंने ऐसे ऐसे बंदे बिठा दिए जो टोटल इम्पोर्टेंट है, जिनमें कैपेसिटी नहीं है। मसलन अब मुश्ताक सुखेरा को देखें, 4 साल बाद वो क्या निकाल के गए हैं कि केपी की हुकूमत की पुलिस रिफॉर्म बड़ी अच्छी है, 4 साल बाद ये तोहफा दे के गए हैं शारतन के मुझे इख्तियार नहीं मिला, और जाते जाते चपेड़े भी मार के गए हैं पंजाब के मुंह पे, पंजाबियों के, सराइकियों को, पोटवारियों को, सबको कि ये बदतमीज हैं, ये सारे के सारे बदतमीज हैं, और दाद दें पंजाबियों को, सराइकियों को और पोटवारियों को, सब चुप करके पी गए हैं। वो कहते हैं ना, ये पंजाबी में कहते हैं कि दड़ वट जाओ, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये बुनियादी तौर पे बदतमीज लोग हैं। ये पंजाब को टाइटल दे के गए, इनके लगाए हुए बंदे बता रहा हूँ। इन्होंने यहाँ पे लगाया, इसका एडिटर जनाब पाकिस्तान किसको लगे, अगेन ए डमी
इंपोर्टेंट आदमी राना असद अमीन साहब, आजकल सुनने में आ रहा है कि अगर उनकी रिटायरमेंट हो गई एक नया डमी पैदा किया जा रहा है, डमी ढूंढी जा रही है तमाम रूल्स को वायलेट करते। जो कैंडिडेट्स मैं देख रहा हूं उसमें से जो अच्छे हैं मुझे नहीं उम्मीद वो लगेगा डमी ढूंढ रहे, रिक्वायरमेंट डमी जो ऐसा सबसे ज्यादा जिसने बैठ के इसाक डार साहब हूं इनकी हुकूमत के स्कैंडल आके उसने खत्म करने, राना असद अमीन पे खुद स्कैंडल थे, अंदाजा करें कि जिस पे स्कैंडल थे उसको एडिटर जनरल बनाया। एक बार हम अपने प्रोग्राम में बात कर डॉक्टर वकार मसूद साहब का मैं सुन रहा हूं जिन्होंने बैठ के खुद जिन पे ऑडिट पै रहे हैं, जिनके बहुत सारे एक्ट्स ऑफ अमिशन कमीशन जो हैं जिनका ऑडिट होना बाकी है, उनका नाम सुनने में आ रहा है कि डार साहब के वफादार थे, उनको लगा देते हैं। हर सरकारी मुलाजिम जो आप उसको उठा के लगा देंगे। नैब में इन्होंने यही कुछ किया, इन्होंने FBI में यही कुछ किया। अभी उन्होंने उठा के, इससे कोई बड़ी बात हो सकती थी कि मैं माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट को उस पर हम उनके नोटिस में लाना चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़, मतलब नैब के केस में इनका फैसला आया है। नैब अब क्या कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे 2-4 लोगों को उन्होंने लगा दिया है DG की पोस्ट पे जिनकी रेपुटेशन पे सीरियस क्वेश्चन उठ रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट को तो कोई सीरियस नहीं ले रहा। आपने पिछले 4 DGs को हटाया, उनकी जगह पे जो नए बंदे इंडक्ट कर रहे हैं उनके बारे में बड़ी खौफनाक उनकी चीजें आना शुरू हो गई हैं। सो ये थोड़ा सा वो सुप्रीम कोर्ट को सीरियस नहीं ले रहे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बहुत सारी वायलेशंस की हैं। अभी हमने पिछले हफ्ते स्टोरी की थी कि कैसे उन्होंने 4 अपॉइंटमेंट्स की हैं, उन्होंने उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेरिटेज के हवाले से कितना एडवर्टाइज किया है, MP3-1 के हवाले से उन्होंने टोटल उन्होंने सारे के सारे उन्होंने सिंगल वन मैन आर्मी की तरफ ऑपरेट कर, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन कैबिनेट पार्लियामेंट कोई चीज़ उनके लिए यहाँ पे वो मैटर नहीं करती। अब सवाल ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर सिर्फ कमीशन बना के ये चीज़ें छोड़ देगी तो ये मुल्क आपका नहीं सुधरेगा। और मुझे खुशी हुई है, थोड़ा सा मेरा ख्याल है लोगों को भी हुई होगी कि सुप्रीम कोर्ट फैसले पे तकरीबन आने वाले किसी वक्त मेरा ख्याल अनाउंस हो जाएगा। उनके एक मेंबर की तरफ से ये कहना कि ये फैसला सदियों तक याद रखा जाएगा, एक उम्मीद की किरण एक लोगों को पैदा हुई है कि शायद बड़े लोग जो हैं कटहरे में आने वाले हैं, इनकी गर्दन के एक वो क्या कहते हैं एक न्यूज इज गोइंग टू बी टाइटेंड, थोड़ी सी हीट इनको आने वाली है। अगर आपने ये ना किया तो ऑलरेडी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अपनी दे दूं कि मैं जो कह रहा था कि अगर नवाज शरीफ साहब को उन्होंने छोड़ा, अगर बहुत बड़ा है क्योंकि मेरे पाँव जलते हैं, पर जलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है, तो सिर्फ इसके इर्द गिर्द होगा कि जनाब जुरिस्डिक्शन नहीं थी, दायरा इख्तियार नहीं था, तफ्तीश करने का, तफ्तीश करवानी पड़ेगी, तफ्तीश करवानी पड़ेगी, टाइम बाद और वो वाला वो है। मगर मैं कन्फेस करूं कि मेरा फोकस ज़्यादा इमरान खान की पिटीशन पे रहा हूं। मैं समझता हूं कि जो आप बात कर रहे हैं ना वो शेख रशीद की गुगली है, वो 62 और 63 के इर्द गिर्द है और वो डिस्क्वालिफिकेशन के गिर्द है। और याद रहे कि उसके जवाब इन्होंने नहीं दिए, उनके जो सवाल थे वो बड़े ही पर्टिनेंट थे और डायरेक्टली नवाज शरीफ साहब की ज़ात और पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीरें 62-63 के इर्द गिर्द थे वो ज़्यादा खतरनाक है। अगर वो हुआ तो वो इनकी पिटीशन पे प्रेयर पे होगा। दूसरा आमिर जो अहम बात है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अपने फैसलों पे अगर अमल दरामद नहीं करवाएगी, उनको फॉलो अप नहीं कराएगी, तो ये पूरी ब्यूरोक्रेसी या सिविल हमारी मिलिट्री या पॉलिटिकल एलीट जो है ये उनको सीरियस नहीं ले रही। मसलन कि आपके सामने सबसे बड़ा केस क्या था जिसको दोबारा वहां पे जस्टिस खोसा साहब ने चीजें मंगवाई, डिटेल मंगवाई, रिपोर्टें मंगवाई, वो मनी लॉन्ड्रिंग, वो इसाक डार साहब वाला वो स्कैंडल था जो नैब ने उसको बंद कर दिया था, जो उनका मनी लॉन्ड्रिंग पर था, हुदैबिया केस। उसमें सबसे बड़ा मेन अक्यूज 2 लोग आ रहे थे। या इसाक डार साहब ने अपना बयान लिखा, साथ में उन्होंने सईद अहमद का कहा कि ये उनके साथ को पार्टनर थे, मतलब पार्टनर्स इन क्राइम जो था वो सईद अहमद साहब थे। ये बार बार उनका नाम आया है, उनकी चीजें आई हैं, हाल ही में उनको उनकी जुर्रत देखें, उनका हौसला देखें, उनकी डिफेंस पे जबकि फैसला आना है डिफेंस उसमें दाद दें, आप इनके एतमाद को दाद दें। हम तो पीपल्स नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट उन्होंने उठा के अपने मनी लॉन्ड्रिंग को अक्यूज को खुद इन्होंने को अक्यूज लिखा हुआ है, खुद ये बातें सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन डार साहब ये कहते हैं कि वो डिजर्व करते हैं तो मिला है उन्हें, ये डार साहब के अल्फाज। वही डार साहब के उसमें है ना, मैं ये कह रहा हूं कि एक गिलानी साहब ने एक लगाया था अदनान खाजे को OGDC का, वो कि इसकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है। जनाब सुबह से शाम तक ऐसा मातम हमने शुरू किया था पूरे टीवी चैनल्स पे और अदालतें लग गई, शाम तक अदालत ने भी उसको डिसमिस कर दिया था। गिलानी साहब भी ऑर्डर वापस ले चुके थे, हम भी यहाँ पे शरनायत तबले लेके पूरे के पूरे हमने शोज में कि जनाब हमने यहाँ पे रिट ऑफ स्टेट कायम कर दिया है, मेरिट हो गया है। उन्होंने दिन दिहाड़े उसी बंदे को उठा के, सईद अहमद को उठा के, जिसको सुप्रीम कोर्ट में डिटेल पेश हुई है, उन्होंने उसको उठा के जनाब उसका नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट बनाया है और कहीं से कोई चूं भी नजर नहीं आती। आपको मेरा पोजीशन चूं करती नजर नहीं आ रही, आपको हमारा मीडिया आपको साइलेंट मिल रहा है, मोस्टली, सारे नहीं, कुछ हैं 2-4 जो इस पे बात करते हैं। और
इस पे सुप्रीम कोर्ट को थोड़े से जीरो टॉलरेंस लेने पड़ेंगे कि एक फैसला वो नैब की उस पे इंडक्शन पे देते हैं कि फलां चीजें गलत हैं, वो वायलेशन हो रही है। मैं अर्ज कर दूं सुप्रीम कोर्ट साहब से बड़ी उसमें कि गिलानी साहब को तो कंटेम्प्ट के अंदर फारिग कर दिया था। इनके अपने 3 जो फैसले हाल ही में चीफ जस्टिस साहब ने खुद उनकी सरबराही में हुआ है, ये जो 22वें ग्रेड की कैंसिल की है, 20वें की, 21वें की, उसमें वो वायलेशन पे वायलेशन है। प्लीज़ ये डिटेल जजमेंट दे दें ताकि उसका कोई फैसला हो जाए। वहाँ पे कंटेम्प्ट रोज़ हो रही है, 22वें में भी लगाई जा रहे हैं, 21वें में, और बहाना ये है कि जनाब उन्होंने डिटेल जजमेंट नहीं आई इसलिए हम डी नोटिफाई नहीं कर रहे, जिसकी वजह सारी मशीनरी रुकी हुई है। तो ठीक है, आप कह रहे हैं बहाना कर रहे हैं। यहाँ पे कंटेम्प्ट वालों को कुछ नहीं कहा जा रहा, वहाँ प्राइम मिनिस्टर फारिग कर दिया गया था कंटेम्प्ट पे। यूसुफ रजा गिलानी को कंटेम्प्ट के ऊपर फारिग किया गया था, बुनियादी चार्ज ये था। पर यहाँ 22वें ग्रेड में भी 20वें वाले लग रहे हैं रोज, 20वें वाले 21 में भी लग रहे हैं, उन तमाम पोजीशंस पे लग रहे हैं। बहाना ये है कि डिटेल जजमेंट नहीं आ रही, प्लीज ये डिटेल जजमेंट दे दें ताकि ये बहाना खत्म हो, ताकि क्लियर हो। क्लास आप कुछ कहेंगे, फिर ब्रेक की तरफ जानिब जाएंगे। जो उसी पनामा के हवाले से आज उनका उसमें बयान आया है, उसमें मोस्टली मेरा ख्याल लोग जो होंगे इंटरेस्टेड ज़्यादा, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पे जो शेख रशीद साहब की जो आमिर ने बात की है कि क्या वो ऑनेस्ट साबित होते हैं। उनके जो बयानात पढ़ के सुनाए गए थे, मुख्तलिफ किस्म के तकरीर, सादिक अमीन, ये बड़ा एक अहम है। एक लाइन भी लिखी गई ना वहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सादिक अमीन हमें नज़र नहीं है, या इन्होंने जो यहाँ डिलिब्रेशंस किए हैं वो हमें सेटिस्फाई करने में नाकाम रही है। तो मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत सारे सीरियस मसाइल होंगे। लेकिन जो इजाज साहब, मैं भी सीरियस मसाइल हैं, जो भी फैसला होता है मसाइल तो हैं। लेकिन इस वक्त अवाम की नजरें मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट की है कि जानिब है कि किस तरह से तारीख को बदल देने वाला एक फैसला सामने आएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि कराची की अवाम की जेबों पर जो 65 अरब रुपए का डाका के इलेक्ट्रिक ने डाला है, उसे रेगुलेटरी इदारे नेपरा की जानिब से पुरस्कार तौर पर जायज करार दे दिया गया है और उसे क्लियर भी करार दे दिया गया है। ब्रेक लेकर वापस आएंगे तो जानेंगे कि इसमें कहानी क्या है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। कराची की आवाम की जेबों पर जो 65 अरब का डाका डाला गया, क्लास अब उससे बात करेंगे। वजारत पानी बिजली कहती है संगीन इल्जामात लगाती है कि इन्होंने जायद बिल वसूल किए हैं, मगर नेपरा इन्हें जायज करार देती है। एक इदारा लूटने का जिम्मेदार समझता है, एक इनको मुनहरफ समझता है। इसमें माजरा क्या, असल कहानी क्या है? ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, स्कैम भी है कि जनवरी में पिछले 2-3 महीने पहले वहाँ पे सेक्रेटरी उस वक्त वाटर एंड पावर थे यूनुस ढाका साहब, जी उन्होंने एक लेटर लिखा वफाकी हुकूमत को, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया था कि जनाब ये कराची इलेक्ट्रिक जो है इन्होंने कोई 62 बिलियन रुपीस की कराची के शहरों से बिलों की ज़्यादा इन्होंने वसूली की है। ये वफाकी हुकूमत का वाटर एंड पावर जो है वो लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, और नेपरा को उन्होंने कहा कि आप लोग इस पे कार्रवाई शुरू करें। और बड़े सारे उन्होंने इस पे पॉइंट उठाए कि ये इन्होंने कैसे यहाँ कराची के शहरों को लूटा है और नेपरा को दाद दें। अब उनकी जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, ये हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, बट ये नजर आ रही है। इसमें इन्होंने इंटरेस्टिंगली इन्होंने उनको जनाब क्लीन चिट दे दिया कि नहीं जनाब कराची के शहरों को नहीं लूटा गया, कराची इलेक्ट्रिक ने कोई कराची के शहरों पे जेबों पे डाका नहीं मारा, ना उन्होंने उनसे कोई पैसे उन्होंने निकाले हैं, ना ओवर बिलिंग हुई है। अब जो उन्होंने बातें की थी, मैं जरा यूनुस ढाका साहब सेक्रेटरी उस वक्त थे इसके, वो मैं बताता हूँ। आजकल मेरा ख्याल सेक्रेटरी कॉमर्स पास जाकर लगे हैं। उन्होंने ये कहा था हमारे लिए दो अब इसमें मसाइल पैदा हो गए, एक आम आदमी के लिए कि आपको विफाकी सेक्रेटरी उस वक्त के कह रहे हैं कि इन्होंने 62 बिलियन रुपीस कराची के शहरों की जेब से निकाल लिया है। अब एक उन्हीं का एक रिलेटेड डिपार्टमेंट नेपरा ये कह रहा है नहीं जी नहीं निकाले गए। अब हमें बताया जाए कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। एक चीज इन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात की है, इन्होंने जो टेक्निकली इन्होंने लेटर में चीजें जाई हैं कि कैसे पिछले सालों में 62 अरब रुपए कराची से लूटे गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब एक तो उन्होंने कहा यूनुस ढाका साहब ने कि ये कराची के शहरों के पैसे वापस कराए जाएं, 62 अरब रुपया कराची के शहरों को वापस दिया जाए, ओवर बिलिंग हुई है उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा जनाब कराची इलेक्ट्रिक ने जो टैरिफ का उन्होंने तयन किया था, वो जो उस वक्त रूल्स बनाए गए थे SOP थी, उनके खिलाफ वर्जी करके ही बिलिंग इन्होंने की है। और प्लस जो अहम चीज़ है जहाँ से पैसा कमाया इन्होंने, ये खत का मतन जो मैं पढ़ रहा हूँ
कि कराची इलेक्ट्रिक को जानबूझकर डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ज़्यादा दिखाने की इजाज़त दी गई है कि ज़्यादा आप लॉसेस दिखाएंगे तो कंज्यूमर से वो पैसे रिकवर करते हैं। ये जो बिजली के लॉसेस होते हैं ये जहन में रखें, ये जब हुकूमत कहते हैं ना हम दे रहे हैं सब्सिडी, हुकूमत नहीं दे रही और बेसिकली कंज्यूमर जो बिजली को इस्तेमाल करते हैं वो दे रहे होते हैं। उन्होंने क्या दूसरी एक अहम उन्होंने चीज़ की है कि कराची के शहरियों को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये सेक्रेटरी वाटर एंड पावर कह रहे हैं कि ये प्राइसेस जो कम हुई थी, ये आपके पिछले पूरा 1 साल आपकी प्राइसेस कम रही हैं, तो वो यूनिस ढाका साहब का लेटर ये कह रहा है कि जनाब इसका कराची के बाकी मुल्क के लोगों को फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। वो कहते हैं कराची के शहरियों को ये फ़ायदा ट्रांसफ़र नहीं किया गया कि जो इनको करना चाहिए था कराची इलेक्ट्रिक को, इस पे चीज़। और प्लस उन्होंने कहा ये लूटते कैसे हैं, ये उनका खाता सरकारी, उनका ये बताएं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो ये कहते हैं जनाब कि सिर्फ 2015 में कराची के शहरों से 1 साल में 13 बिलियन रुपीस की ओवर चार्जिंग की है इन्होंने। ये यूनुस ढाका साहब ने उस वक्त कहा था, सेक्रेटरी वाटर एंड पावर ने। और प्लस उन्होंने कहा जनाब कराची के लोगों को लूटने का एक ही तरीका रखा हुआ है यहाँ पे कराची इलेक्ट्रिक ने कि लॉसेस को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाए ताकि आप उसके बाद उन शहरों से ओवर बिलिंग कर सकें। अब ये कहती है ये जो यहाँ पे इन्होंने अपनी उनको क्लीन चिट दी है, ये फरमाते हैं कि जनाब कि हमने तहकीकात की हैं और कोई इसमें हमें तो सबूत नहीं मिला ओवर चार्जिंग हुई है, लेकिन फ्यूचर के लिए हमने कह दिया है आइंदा तस्वीरें लिया करें, इनके फ़ोटो लिया करें, लोगों को वो भेजा करें। और जो है इसमें हैरानी की बात उन्होंने की है, बाकी उन्होंने कोई 20 गलतियां निकाल दी हैं नेप्रा ने इस अपनी रिपोर्ट में, जो मेरे पास पूरी की पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट मौजूद है, से निकाल दी। इसमें उन्होंने 20 गलतियां निकाल दी। उन्होंने ये भी बता दिया कि कराची इलेक्ट्रिक की फलां जगह परफॉर्मेंस कम थी, हमने 50 लाख रुपए का जुर्माना किया, इनकी फलां जगह परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, हमने 50 लाख रुपए का जुर्माना किया। उन्होंने ये कहा कि हमने कराची इलेक्ट्रिक को मीटर रेंट वसूल करने से रोक दिया है। अच्छा, बैंक चार्जेस की माद में 8 रुपए फी बिल भी रोक दिया है। 62 अरब रुपए पे कराची इलेक्ट्रिक को दे दी क्लीन चिट कि वो आपने ठीक कर दिया है या नहीं किया इनके बकौल। और कराची के लोगों को रिलीफ क्या दे रहे हैं कि 8 रुपए इनसे नहीं लेने, आइंदा आपने बैंक के लिए जाना है ना, 8 रुपए नहीं लेने आपने जनाब। उसके बाद 20 रुपए जो हैं वो आपने यहाँ पे नहीं लेने उस पे। और कराची इलेक्ट्रिक ने एक और भी काम किया हुआ है जिस पे हम आएंगे कि इन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के 33 करोड़ रुपए ये कराची के शहरों से टीवी की फीस ले ली है और 35 करोड़ रुपया इन्होंने आगे से इन्हें पीटीवी को नहीं दिया, वसूल किया, मगर पीटीवी को आगे से उन्होंने नहीं दिया। और जो इसमें मैं लास्टली इसमें बता दूं कि ये कराची इलेक्ट्रिक जो है ये ज़रूरी था कि ये 12% ये रेगुलेटरी असासों की बुनियाद पर सार्फिन से मुनाफा शेयर करती। इन्होंने जो इसमें आ रहा है, इन्होंने उनकी नाकिस कारकर्दगी था तो इन्होंने भांडा फोड़ा है इंक्वायरी रिपोर्ट में, लेकिन इन्होंने उनको वो 62 अरब रुपए की वो जो उसकी थी उसमें क्लीन चिट दे दिया। कराची के शहरी को जेब से 62 अरब रुपया गया है, जो उनमें यूनुस साहब का लेटर था। कराची के अवाम तो अभी भी चीख रहे थे, आज भी नजर आ रहा था ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक डील हुई है कि पहले ये अबराज ग्रुप जो कि दुबई बेस्ड है, उन्होंने 360 अरब रुपए की इलेक्ट्रिक कंपनी ये खरीदी और अब वो चाइनीज शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी को 1.7 बिलियन 360 मिलियन और फिर 1.7 बिलियन की बेच के जा रहे हैं। अब इस पे बहुत काफ़ी सारे सवाल हैं इस डील के ऊपर, जिसमें से कुछ तो आपने पॉइंट आउट किए हैं, मजीद भी है कि आया ये जो इतना कंपनी का जो रेट बढ़ गया है तो ये वाकई इनकी बड़ी मेहनत थी कि इन्होंने टर्न अराउंड कर दिया है। और इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस डील के पीछे रेगुलेटर्स के लिए, हुकूमत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जनाब आप पूरा 2.5 करोड़ का शहर है तो आप उनके जो मफादात हैं उनको देखते हुए इस डील की इजाज़त दी जानी चाहिए। पहली बात तो ये है कि चूँकि ये दोनों मुल्क ऐसे हैं कि यूएई में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट की अब तो ये नहीं पता चलता कि ये जो पॉलिसी बनती है ये इनके दोस्तों को खुश करने के लिए सऊदी अरेबिया, यूएई और बरतानिया में बनती है, ये चीन की या मुल्क के मफाद में। अगेन जो खरीदने वाला है चाइना है, बिल्कुल सुना, ये बहुत बड़ी कंपनी है और अच्छी बात है कि जी इन्वेस्टमेंट ये ला रहे हैं ब्ला ब्ला ब्ला, मगर जब चीन के मामले में आता है, चीन हमारा यार है, उस पर जान भी निसार है, मगर हम कहते रहते हैं कि अपने मफादात खुदा के लिए देख लें, सिर्फ इसलिए कि ये चीन है और ये बाकी प्रोजेक्ट्स भी लगा रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स भी के अंदर भी ये कंपनियां आ रही हैं, तो इसलिए वो नहीं है। और भी सवालात इस डील के मुतालिक हैं, कुछ इन्होंने जिक्र किया। एक इसका और भी था कि जनाब इसमें सुई गैस वालों के भी कोई 48 बिलियन के ड्यूज़ हैं। उसके बाद इनका जो है
ये इशू था कि इन्होंने ट्रांसमिशन के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो भी शायद नहीं की है। तो ये डील की फाइनल गो एट देने से पहले कि वो ठीक है अपना प्रॉफिट ले जाएं, 380 मिलियन की लेके 101.7 बिलियन की बेच के जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। मगर उससे पहले जो यहाँ उन्होंने खर्चने थे और यहाँ की जो प्रॉफिटेरिंग है जिसके अंदर अवाम के कॉस्ट पे लिया गया है वो भी उनसे निकलवाने की जरूरत है और इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है। 2.5 करोड़ के शहर के मफादात का एक जस्ट वन कमेंट मैं कहूंगा कि जो फैसला दिया है ना, बड़ा इंतहाई एक अजीबोगरीब फैसला है। उसमें ये लिखते हैं कि हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं कराची से कि हमारी ओवर बिलिंग हो रही है, और हमने समझाया है कराची इलेक्ट्रिक को यार कि तुम लोग ना जरा लोगों का कॉन्फिडेंस विन करो, तुम तस्वीरें लिया करो, तुम फलां किया करो, और हम ये उम्मीद करते हैं कराची इलेक्ट्रिक जो है ना, ये उनके अल्फाज हैं, जरा फैसला सुने। जिनकी जेब से 62 रुपए निकल गए उनके मुंह पे ये रिपोर्ट मारी है इन्होंने, क्या हमें बहुत सारी शिकायतें आई थी और हमने कराची इलेक्ट्रिक को समझाया है कि अच्छे बच्चे बोलो, करो, इश्तिहार ज्यादा दो, मीडिया को चुप कराओ, खामोश रहें ताकि आम आदमी चुप करके बिल के अंदर पैसे देता रहे। लोगों के पैसे आ रहे हैं ना, इश्तिहारात भी तो लोगों के पैसों से बिलों से दे रहे हैं ना, कुछ चाइनीज कंपनियां देकर कुछ जेब से, बिल्कुल आवाम की जेब से जा रहा है। केलेक्ट की जो बात कर रहे थे कि 35 करोड़ की वसूली की है मगर वो पीटीवी को ट्रांसफर नहीं किया गया। इस पे तो हम ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत के मुतालिक जिनके पास तालीम के लिए, सेहत के लिए, साफ पीने के पानी के लिए फंड्स नहीं हैं, मंसूबे रोक दिए गए हैं, मगर पंजाब के ज़कूटा जिनों की अयाशियों को किस मकसद के लिए पूरा करने की कोशिशें जारी हैं, ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। पंजाब गवर्नमेंट की बात करेंगे। क्लासेस साहब, नारे सादगी के अखराजात शहाना है इन लोगों के, मंसूबों की तकमील के लिए इनके पास फंड्स नहीं है, तो अयाशियां कहाँ से पूरा करेंगे ये ज़कूटा जिनों? हाँ, मैं ये उस पर बता दूं जो हम बात कर रहे थे ना सईद अहमद पे, कि एक बंदे ने बात की है पूरे जो अब तक मैंने देखा नवाज लीग में से, पर्टिकुलरली सेनेटर अनवर बेग साहब पहले पीपल्स पार्टी से निकाले गए थे या खुद निकल गए थे इसी तरह की हरकतों की वजह से। अच्छा। अब मेरा ख्याल नवाज लीग से बारी है कि जब वो ये कहेंगे कि डार साहब के ये को पार्टनर मनी लॉन्ड्रर जो हैं सईद अहमद को नेशनल बैंक का सदर लगा के हमारी हुकूमत ने बड़ा गलत किया है, तो मुझे भी अनवर बेग साहब के दिन पार्टी में थोड़े ही लग रहे हैं। बहरहाल हम उनको इस बात को अप्रिशिएट जरूर करते हैं बेग साहब को कि एटलीस्ट किसी एक बंदे ने गलत बात को गलत कहा, इस मुल्क में कल्चर नहीं रह गया। तो बेग साहब के, अनवर बेग साहब की इस बात को हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने कम अज़ कम इस पर आवाज़ उठाई। मैं आता हूँ हमारे शहबाज आला साहब पे। ये बदकिस्मती है कि हमारे मीडिया का रुख पंजाब पे ज़्यादा नहीं रहता, पीपल्स पार्टी की वहाँ पे कराची की जो उनकी है वो उस पर ज़्यादा रहता है। यहाँ पे जो काम हो रहे हैं वो दिलेराना किस्म के हैं, वो और कोई नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ साहब मॉडल है, वही कर सकते हैं। आज दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो हमारे अपने जो ग्रुप के जो अखबार आया है, नया अखबार 92 है, उसके बड़े अच्छे हमारे रिपोर्टर अनवर हुसैन सुमरा, मैं तो खुद बड़ा उनका एडमायरर हूँ। आज उन्होंने एक दिलचस्प एक्सक्लूसिव स्टोरी फाइल की है 92 के लिए, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जनाब के नई पंजाब असम्बली की यहाँ पे रेनोवेशन के लिए बर्मा से महंगी तरीन लकड़ी दरामद हो रही है। हमारे पास नहीं होगी तो आमिर साहब, ये अनवर हमारे टीक वुड जी के वहां से, अच्छा लोकल मार्केट में टीक वुड जो है वो 14,000 रुपये फिट मिल रही है, यहाँ से उस पे है। सारी मकामी मार्केट में 5400 रुपये में मिल रही है। और जो दरामद की जा रही है, मंगवाई जा रही है, वो 14,000 रुपये में तकरीबन 50 या 49 करोड़ रुपए का बिल इजाफी पड़ेगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अकॉर्डिंग टू अनवर सुमरा की स्टोरी के जो आज 92 अखबार में छपी एक्सक्लूसिव स्टोरी है, मसूफ ये मंगवाएंगे, आएगी, पैसे बड़े हमारे पास हो गई है। इस पे कोई अदालत भी है वो नोटिस नहीं ले सकती। पंजाब असेंबली के अंदर कोई कार्रवाई हो ना हो उसकी आराइश पे, ये मैं तो हमेशा कहता हूँ ये मॉडल है, ये डॉल्फिन मॉडल है कि पुलिस की कारकर्दगी नहीं ठीक करनी, वर्दियां उनको बना देनी, वर्दी तब्दील कर देगी तो वो उससे पुलिस ठीक हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी स्टोरी अनवर सुमरा ने हमारे रिपोर्टर 92 के लिए फाइल की। एक और स्टोरी बड़ी मजे की छपी है सर, उसका भी बैकग्राउंड है। वो है कि पंजाब के सूबाई वुज़रा और सेक्रेटरीज जो हैं, इनके लिए 6 करोड़ की लागत से 30 नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। ये शहबाज शरीफ साहब खरीद रहे हैं, ये हसन रज़ा की स्टोरी है, अगेन ए वेरी गुड रिपोर्टर। और ये पंजाब ने 12 सूबाई वुज़रा, 8 सेक्रेटरी और दीगर आला शख्सियात के लिए 30 नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। ये उसमें पूरी डिटेल दी हुई है, वो सारी आप सीएसएस ऐसे तो नहीं ना पास करके आए थे, इन्हीं चीजों के लिए आते हैं। आप कहते हैं कि बड़ी गाड़ी में भी ना जाएं तो फिर क्या फायदा? मतलब आप ये इतने बड़े डिप्टी कमिश्नर बनने का फायदा क्या अगर बड़ी गाड़ी में? वही कह रहे हो, किसी ने पूछा था, उसने कहा हाफिज साहब हलवा खाएंगे, तो उन्होंने कहा जनाब हम फिर ये
आंखों से बिनाई किस लिए ज़ाय हुई थी अगर हलवाई नहीं खाना हमने। सर एक मैं शहबाज शरीफ साहब की मैं कंट्राडिक्शंस इनकी मैं ज़रा हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे ना 2008 में, ये मेरे पास एक स्टोरी है जो हमने पुराने अपने रिकॉर्ड से निकाली है। मसूफ ने आते ही बड़े बड़े ऐलानात किए थे और परवेज अलही साहब पे बड़ी लंबी चार्जशीट की थी कि इन्होंने नाज़मों को गाड़ियाँ लेके दी हैं, इन्होंने मिनिस्टर्स को लेके दी हैं, तमाम को इकट्ठा करो, एक पूरा छापामार कार्रवाई की गई, मीडिया को दिखाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि हम यहाँ पे वज़ीर आला हाउस को IT यूनिवर्सिटी बना देंगे। परवेज अलही की गाड़ियों पे उन्होंने कब्जे करके कहा जी इनको ऑक्शन कर देंगे और पैसा बचा के पंजाब के अवाम पे लग जाएंगे। वो हुकूमते हुए खूब खाते हुए, ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये किसी वक्त पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के ले आएंगे। अब शहबाज शरीफ साहब धड़ाधड़, ये पहली गाड़ियां नहीं है, ये मैं किसी वक्त लंबी लिस्ट बनाऊंगा कि शहबाज शरीफ के दौर में 8 सालों में कितना इन्होंने लंबे खांचे खोले हैं। कहाँ सादगी से शुरू हुए थे, ऑस्टेरिटी से शुरू हुए थे, हम खादिम बनकर से शुरू हुए थे, वैसे हबीब जालिब अभी भी है, और वो सोशलिस्ट कैप और वो वाली वो जो है। सो आज की ये 2 स्टोरी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, ये एक्सपोज करते हैं हमारी जो रूलिंग एलीट जो है कितनी रुथलेस है, जालिम है और लोगों के साथ कैसे झूठ बोलती है, उनके साथ फ्रॉड करती है। पावर में आते हैं इनके कुछ इनके जो SOPs होते हैं, नारे होते हैं। 2008 में उंगलियां हिला हिला कर उन्होंने कहा जी परवेज साहब की गाड़ियां बेच गए, लूट गए, मार गए, फलां कह गए। अब पता ये चला है कि मसूफ जो है वही काम कर रहे हैं, बर्मा से लकड़ी आ रही है। उनको भी तो मतलब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जो ये खुद एक बहुत बड़ा इसमें ये मतलब चिन्योट की तो सबसे हम समझते हैं कि लकड़ी का काम जो है अपने लोकल की उसकी बजाय उन्होंने कहा जी हम ये लिखारियों फनकारों की कितनी तनख्वाहें होती हैं, क्लासेस सब लाखों में होती है, PTV अदा नहीं कर पा रहा, वो भी नहीं हो रहे हैं। बड़ी खबर है वैसे। एक चीज होती है टैक्स पेयर्स मनी, पाकिस्तान में हम रिपीट करते रहते हैं, हम आदमी को समझाते रहते हैं कि जनाब ये जो बड़े बड़े ऐलान करते हैं ये इनके वालिद साहब के पैसे नहीं होते हैं, ये आपके और हमारे पैसे होते हैं। माचिस की डब्बी से लेके हर चीज के ऊपर जो टैक्स देते हैं हम, ये उसके पैसे होते हैं जिस पर ये दंदनाते रोज फीते काट रहे होते हैं। फीते डेवलपमेंट में काटे ठीक है, मगर ये जो है ना ब्यूरोक्रेट की गाड़ियों पे टीक वुड पे ना करें। आगे सुने आमिर साहब, ये तो थी ना अयाशियां थी हमारी, गाड़ियां आ रही हैं दर्जनों के हिसाब से, बर्मा से लकड़ी मंगवाई जा रही है, करोड़ों 50 करोड़ रुपए एडिशनल पे करके। अब सुने आम बेचारा जो आपका जो मजदूर है जिसके लिए दावे करते हैं वो क्या करते हैं। आज रिपोर्ट पेश हुई है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, वहां ये बताया गया है कि पाकिस्तान टेलीविजन के फनकार जो हैं, जो म्यूजिशियन है, स्क्रिप्ट राइटर है, सोर्स पर्सन है, उनको फनकारों को, मूसीकारों को, लिखारियों को अब तक PTV ने 5 करोड़ 88 लाख रुपए पेमेंट ही नहीं की। किसी का कोई 10,000 का बिल है, किसी का 5,000 का बिल है, किसी का 2,000 का बिल है। जो डेली वेजेस हैं, आपके वेजर्स हैं, उनको लिए पैसा नहीं है। 6 करोड़ की गाड़ियां खरीद सकते हैं, 6 करोड़ की गाड़ियां, इससे पहले बहुत सारी गाड़ियां खरीदी गई। ये एडिशन न्यू गाड़ियां आ रही हैं। बर्मा से 50 करोड़ रुपए की वो लकड़ी महंगी मंगवा लेंगे। इन लोगों के लिए PTV के फनकारों को पैसा नहीं देना, जिनके लिए 5 अरब रुपया हर साल हम फीस भी दे रहे हैं। वो पता नहीं पैसा कहाँ पे जा रहा है उसका नहीं पता। इसके बाद PTV कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर, क्वेटा सेंटर के फनकारों को 5 करोड़ रुपए PTV ने देने, उनको नहीं मिल रहे। इस पर कोई नहीं बात करेगा। सो ये जो हम इनसे सवाल जरा थोड़े से पूछना चाहते हैं, PTV जो है कराची जो है उसने या 8.5 लाख रुपए पेमेंट नहीं की 2013 से 17 से। ऐसे जो है ये PTV इस्लामाबाद जो है इसने पौने या 32 लाख रुपए की पेमेंट फनकारों को नहीं की जो पैसे देने हैं। ऐसे PTV सेंटर लाहौर, ये लाहौर का सुनिएगा जरा, सबसे ज्यादा बेचारे लाहौर के फनकार और आउटसोर्स पर्सन अफेक्ट हो रहे हैं। 4 करोड़ 41 लाख रुपए के इनको वहां पे उन्होंने ड्यूज की पेमेंट ही नहीं की। इस्लामाबाद में ऐसे देख लें, इन चीजों के लिए पैसे नहीं है इनके पास, ना ये पेमेंट करेंगे। हमसे 5-5 अरब रुपया PTV फीस ले रहा है, फनकारों का 5.5 करोड़ रुपए नहीं देंगे। सिस्टम शरीफी ये है कि दौलत कासमी साहब जो हैं वो इन्हीं फनकारों अदीबों की नाम के ऊपर वो जो ना चेयरमैन बने हैं। बुनियादी तौर पर कहा जी मैं इनकी नुमाइंदगी करता हूँ तो मैं यहाँ जा रहा हूँ। कर ये रहे हैं कि वो उन्होंने तमाम कवानीन की पामाली करते हुए अपने बोर्ड से अपने आप को जो है एग्जेक्टिव अथॉरिटी चेयरमैन के पास नहीं होती, उन्होंने MD के इख्तियारात भी ले लिए हैं। वो पता नहीं वो बोर्ड अहल था भी या नहीं था, वो एक पावर ग्रैबिंग हो रही है वहाँ पे। PTV का सत्यानाश जो हो रहा है, मगर वो ये नाम अपोजिशन को ये ख्याल है कि जनाब ये रियासत का इदारा है, ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये हमारी जेबों से अगेन बिलों में से पैसे इसके जाते हैं। ये रियासत का नहीं समझ रहे होंगे ना जी। क्लास मैं जरा उस पे अगर लास्ट जी बिल्कुल, हमारे पास 2 मिनट है, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी लिटरेरी एक्टिविटीज को भी हाईलाइट किया जाए। हमारे पास दुख भरी दस्ताने तो बहुत हैं, गमज़दा कहानियां, स्कैंडल्स। लोग हमें कहते हैं कि आप मायूसी बेचने के सौदागर हैं, सो बैठते हैं शाम तक आप मायूसी बेचते हैं। तो अच्छी खबरें चलें जाते जाते थोड़ी सी शेयर कर लेते हैं। गुड न्यूज़ इन इस्लामाबाद इज़ कि यहाँ पे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में यहाँ 2 रोज़ा एक अदबी मेले का आज ये शुरू हुआ है
और 11-12 को एक दाद देनी पड़ेगी इनके इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो खुद भी अदीब हैं, शाहिद सदीकी साहब। उन्होंने बड़ा एक बड़ा अच्छा मेला रचाया है आज के दौर में। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी खुद भी आज गया था वहाँ पे, 1-2 मैंने तकरीरें सुनी है वहाँ पे, बड़ा अच्छा एक इंट्रोडक्शन हुआ है। और मुझे यूनिवर्सिटी पसंद है, ये वैसे ओपन खूबसूरत, एक बड़ी आपको लगता है आप किसी यूनिवर्सिटी के माहौल में आए हैं। इससे पहले यूनिवर्सिटी के माहौल को इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, एक्टिंग चार्जेस बढ़े रहे हैं लोगों के पास। तो लेकिन अब एक आपको लगता है किसी यूनिवर्सिटी में अदबी कोई वहाँ पे सिलसिले शुरू हुए हैं। इसमें जो आज सबसे पहला था, आज वहाँ किताबों के स्टॉल भी थे, फूड स्टॉल भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, टीचर भी थे। एक जो उनका कन्वेंशन हॉल में आज जो बड़ी अहम तकरीरें थी वो 3-4 की। हामिद मीर साहब आए हुए, तो हामिद मीर साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की अदब और मुआशरे पे मस से, मादरत के साथ वो माइंड ना करें, तकरीरबाज बन चुके हैं, नहीं अच्छी तकरीर की मतलब हामिद मीर ने मस से उन्होंने अदब और मुआशरे पे एक उन्होंने खूबसूरत एक तकरीर की। मादरत के साथ वो माइंड ना करें तो लेट मी मेक ए कमेंट, मुझे उनसे ये तवक्को नहीं थी कि वो अदब और मुआशरे के लिंक पे इतनी अच्छी तकरीर करेंगे, बट हामिद मीर डिड ए वेरी गुड स्पीच। जो मयूसिया में हुई है, शकील आदिलज़ादा साहब आए हुए हैं, एक बहुत बड़ा नाम है। बेसिकली साला जो मेला है ना, सब रंग के जो बहुत बड़े एक उनका लेजेंड है, तो उनसे साथ कल बाकायदा सिटिंग है। जो सब रंग के कोई आशिक हैं या कोई शकील आदिलज़ादा साहब को, तो कल उनके साथ सिटिंग्स हैं। एक अर्ली मॉर्निंग है 10 बजे, एक 12 बजे उनके साथ इंटरेक्शन है। आज उन्होंने ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की। सही, ठीक है। शाहिद सदीकी साहब मस्ट बी अप्रिशिएटेड। इस तरह की लिटरेरी एक्टिविटीज़ जो है वो शहर को ज़रूरत है। एक किताब के साथ एक कल्चर की ज़रूरत है, एक किताब के साथ बांड की ज़रूरत है। इस्लामाबाद जैसे डेड सिटी जिसको हम कहते हैं, साजिशें हो रही हैं, स्कैंडल्स हो रही हैं, एक ब्रीदिंग स्पेस मेरा ख्याल है लोगों को उन्होंने प्रोवाइड की। सही है, ठीक है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जी मैं कहता हूँ कि लिटरेरी फेस्टिवल्स बड़ी अच्छी बात है कि अब लाहौर कराची वगैरह में होते हैं, पर उसमें थोड़ा सा एलिटिस्ट ज़्यादा हो जाते हैं या कई दफ़ा अंग्रेज़ी का जो ज़्यादा गलबा आ जाता है। ये बड़ा ज़्यादा रूटेड है, उर्दू के करीब है और मुआशरे के और 2 रोज़ा जो अदबी मेले का आज पहला दिन था, इनकाद किया गया। यकीनी तौर पर अदब की खिदमत के लिए इस किस्म की रवायात का आगाज़ होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।